प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाई 2 उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में कुल 3 पाठ है। पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4। 2 में बात आती है उपभोक्ता का संतुलन, और इन तीनों पाठों को अपन इस ढंग से पढ़ेंगे जैसे इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। ये फर्स्ट टाइप की है और सेकंड टाइप के भी है। तो एक प्रश्न आएगा जो 2 नंबर का आएगा, और एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा वो सेकंड टाइप का वो आएगा 4 नंबर का, और एक प्रश्न इसके अंतर्गत निबंधात्मक आएगा जो 6 नंबर का होगा। तो हमें इस इकाई को, इन तीनों पाठों को इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारा 2 नंबर का प्रश्न भी सही हो जाए, 4 नंबर का प्रश्न भी सही हो जाए और 6 नंबर का प्रश्न भी सही हो जाए। तो मैंने इसके टू द पॉइंट इसका अध्ययन, आपका कोई भी प्रश्न बनता है वो पीछे नहीं है, और प्रश्न किस प्रकार का 2 नंबर का बनेगा, 4 नंबर का बनेगा, 6 नंबर का, ये सारे प्रश्न बनाए हुए हैं। अब बात आती है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं, और संतुलन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो पहले हमें यह समझना जरूरी, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदता है या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदता है। कहने का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं को कुछ विक्रेता भी खरीदते हैं जो बेचने के लिए, तो वो सेलर होते हैं वहाँ। लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आदमी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करना होता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य कि उसके पास जो आमदनी है उसको वस्तुओं और सेवाओं पर ये इस प्रकार खर्च करेगा कि उसको जो सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, संतुष्टि है, ये अधिकतम मिले। अब बात आती है उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में प्रचलित दृष्टिकोणों के नाम बताइए। तो उपभोक्ता का अपन संतुलन पढ़ेंगे तो इसका मतलब उपभोक्ता का व्यवहार है, संतुलन प्राप्त करने का उपभोक्ता के व्यवहार अपन 2 दृष्टिकोण प्रचलित है, कंज्यूमर बिहेवियर। अब 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। शुरुआती जो दृष्टिकोण आया वो था गणनावाचक विश्लेषण, कार्डिनल एनालिसिस, और उसके बाद RGD एलन और JR हिक्स ने दृष्टिकोण दिया था, वो था आपके ऑर्डिनल एनालिसिस, क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो अपन उपभोक्ता के व्यवहार को 2 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक। उपभोक्ता के व्यवहार में गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है, और उपभोक्ता के व्यवहार के गणनावाचक दृष्टिकोण को समझाइए। कहने का मतलब छोटा प्रश्न आ सकता है, गणनावाचक दृष्टिकोण को समझाइए, इसका प्रतिपादक कौन है। तो जो कार्डिनल अप्रोच है, गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल और पिग्गू ने किया। ये 2 शास्त्री, मार्शल और पिग्गू। अब इन्होंने गणनावाचक, इन्होंने कहा कि उपयोगिता है वो मापनीय है। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी है वो, यानी वस्तु में एक ऐसा गुण होता है आवश्यकता को संतुष्ट करने का, उसी को उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता क्या है, मापनीय है। अब उपयोगिता की मापनीय है तो गणना की जा सकती है। उपयोगिता आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय अवधारणा है। वास्तविक रूप में उपयोगिता को भौतिक रूप में मापना कठिन होता है। उपयोगिता विश्लेषण को गणनावाचक विश्लेषण भी कहा जाता है। तो मोटा मोटी चीज समझ में आ गई कि अगर गणनावाचक का नाम लेते ही मार्शल और पिग्गू है, इन्होंने बताया कि उपयोगिता मापनीय है,
इसकी गणना की जा सकती है। ये आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय अवधारणा है। वास्तविक रूप में उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन है। अब बात आती है उपभोक्ता के व्यवहार का क्रमवाचक दृष्टिकोण। ऑर्डिनल अप्रोच के प्रतिपादक कौन है? इस दृष्टिकोण को समझाइए। तो वास्तविक रूप में उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन होता है। इसी उद्देश्य से गणनावाचक विश्लेषण पर सुधार है तो इसका वैकल्पिक विश्लेषण के रूप में प्रोफेसर J.R. हिक्स और R.G.D. एलन, ये नाम याद रखना है। गणनावाचक में तो मार्शल और पिगू है, लेकिन क्रमवाचक में प्रोफेसर J.R. हिक्स और प्रोफेसर R.G.D. एलन ने क्रमवाचक विश्लेषण को प्रतिपादित किया। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, अधिमान, प्रेफरेंस पर आधारित तटस्थता वक्र की सहायता से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। ये कहते हैं कि भाई इसमें मापने वाला या गणना तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसकी प्राथमिकता तय कर सकते हैं, प्रेफरेंस तय कर सकते हैं, क्रम तय कर सकते हैं कि ये उपयोगिता ज़्यादा देती है, ये उपयोगिता इससे कम देती है इसमें। अब बात आती है कि उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता के गुण बताइए। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। कहने का मतलब है वस्तु और सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसका नाम उपयोगिता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त होती है जो एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। वस्तुओं और सेवाओं का समूह है, उपभोक्ता उसको प्राप्त करता है। अब उपयोगिता के गुण क्या है, ये प्रश्न आपके 4 नंबर का आ सकता है। उपयोगिता का मापना इसलिए कठिन है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये पहला इसका, ये इसके मेरिट्स है। इसका मापन कठिन है। क्यों कठिन है? ये तो पूर्णतया मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। एक वस्तु का उपभोग करने पर एक व्यक्ति को प्राप्त उपयोगिता उसी वस्तु को दूसरे के द्वारा उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता से अलग हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक आदमी बीड़ी पीता है तो एक को उपयोगिता ज़्यादा हो सकती है, दूसरे को कम हो सकती है। एक आदमी बिस्कुट खाता है, एक उपयोगिता उससे कम हो सकती है, दूसरे को ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। किसी वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय में भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब है अलग अलग आदमी उस वस्तु की उपयोगिता उसको अलग अलग मिलती है। स्थान अलग अलग हो गया तो अलग अलग हो गया, समय अलग अलग हो गया तो अलग अलग हो गया। वहां एजवर्थ 1881, एंटोनेली 1886 और प्रोफेसर इरविंग फिशर 1892 ने बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। देखो इसके गणनावाचक में मार्शल पिगू तो वही, लेकिन साथ में एजवर्थ भी आ गया, एंटोनेली भी आ गया, इरविंग फिशर भी आ गए। ये इन्होंने भी कहा कि इसको मापा जा सकता है और उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अब उपयोगिता अपन वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग करते हैं उसकी मात्रा पर यह निर्भर करती है। उपयोगिता फलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xi, xn। यह u का मतलब है यूटिलिटी, उपयोगिता बराबर का चिन्ह है ही। f का मतलब होता है कार्यात्मक फलनीय संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी इसके अंदर एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है। उन चरों से एक चर से दूसरा चर निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब है उपयोगिता ये x1 वस्तु की जो मात्रा है ना उससे प्रभावित होती है। ये फलनीय संबंध है जो एक व्यक्ति की पसंद, प्रेफरेंस पैटर्न को दर्शाता है और ये सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन किसी वस्तु का उपभोग करें, ज़्यादा उपभोग करें तो उसकी उपयोगिता अलग हो सकती है। विलियम स्टैनले जेवोन्स और कार्ल मेंजर
लियोन वालरस अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में मापा जा सकता है। इन्होंने मापने का जो गणनावाचक दृष्टिकोण के जितने भी अर्थशास्त्री है उन्होंने मापने की जो इकाई ली उसका नाम यूटिल्स दिया। तो अब ये पूरे अर्थशास्त्री आपके ध्यान में आ गए गणनावाचक के। मार्शल और पिगू तो है ही। मार्शल और पिगू के अलावा आप याद रखेंगे एजवर्थ है, एंटोनली है, इरविंग फिशर है, ये विलियम स्टेनले जेवॉन्स है, कार्ल मेंजर है, लियोन वालरस है, अल्फ्रेड मार्शल है। ये अब बात आती है, तो ये इसके गुण, अच्छा प्रश्न है। उपयोगिता फलन लिखिए, 2 नंबर का आ सकता है सीधा प्रश्न। उपयोगिता फलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ गुड x1, x2, x3, xi, xn। यहां पर u का मतलब है यूटिलिटी, उपयोगिता, xi का मतलब है x वस्तु की मात्रा, और f का मतलब होता है कार्यात्मक फलनीय संबंध। ये फलनीय संबंध जो एक व्यक्ति की पसंद, प्रेफरेंस, पैटर्न को दर्शाता है। ये सामान्य प्रति व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सीधी सीधी चीज है, ये पहले बता जा चुका है। जैसे अपने एक रोटी से उपयोगिता मिलती है। रोटी की पहली इकाई ये x हो गया, रोटी की दूसरी इकाई x2 हो गया, रोटी की तीसरी इकाई x। तो ये इस प्रकार अपनी उपयोगिता बदलती जाती है। उपयोगिता मापने की इकाई का नाम लिखिए, यूटिल्स है। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है? जो ये गणनावाचक दृष्टिकोण है, ऑर्डिनल, यानी अपन बात भी की थी अन्य बातें स्थिर रहे, ये क्या है? तो हर सिद्धांत एक मान्यता लेकर चलता है, एक शर्तें लेकर चलता है, एक दशाएं लेकर चलता है। तो ये मान्यता है उपयोगिता विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। जैसे उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है, उसकी गणना करता है, उसके मध्य चुनाव करता है, यानी वो रेशनल है। ये अपने को पहली मान्यता है कि वो विभिन्न वस्तुओं से उपयोगिता मिलती, उसकी तुलना भी करता है, गणना भी करता है, उनके मध्य चुनाव भी करता है। उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। ये उसका है कि वो अपनी जो उपयोगिता उसको अधिकतम करता है। इसी के साथ ये माना जाता है कि उपभोक्ता को विभिन्न पसंदों और चयन की पूर्ण जानकारी होती है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी चॉइस क्या है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। यूटिल्स है, उसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो स्थिर मानी। तो ये प्रश्न 4 नंबर का आ सकता है। उपयोगिता, यूटिलिटी और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन में अंतर क्या है? ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो होती है यूटिलिटी, एक होता है सेटिस्फैक्शन। अंतर इतना ही है कि उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व किसी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपभोग करने पर ही प्राप्त हो। जैसे अपन ये उपयोगिता देख लेते हैं, भाई अपन को भोजन करना है, अपन कितनी रोटी लेनी है, अपन 3 रोटी लेनी है, तो इसका मतलब अपन ने पहले कल्पना कर ली भाई 3 रोटी अपन उपयोगिता दे देगी। एक्चुअली तो अपन भोजन करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। उपयोगिता को आशातीत और संतुष्टि को रियलाइज्ड उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को तो अपन क्या है, आशातीत, एक्सपेक्टेड, और संतुष्टि का मतलब है रियलाइज उपयोगिता कहा जा सकता है। उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि अमापनीय है। सेटिस्फेक्शन इसका मेजर नहीं कर सकते अपन। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, इसको टीयू से अपन दर्शाएंगे, टोटल यूटिलिटी। देखो यहाँ 2 चीजें अपने बात आती है। अपन गाड़ियों के नाम मार्शल भी आया तो इस यहाँ से उठाया गया लगता है, यूटिलिटी भी आया तो यहाँ से उठाया जा सकता है। किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। एक समय देखो निर्धारित है और एक वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं तो उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाते हैं। किसी वस्तु की जो सभी इकाइयां हैं उससे प्राप्त होने वाला जो जोड़ है वो कुल उपयोगिता
कहलाता है। कुल उपयोगिता की गणना इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे TUN यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड N इज इक्वल टू U1 U2 UN। यहाँ पर TU किसी वस्तु की N इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है। U1 का मतलब है प्रथम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, U2 का मतलब है द्वितीय इकाई से प्राप्त उपयोगिता, और UN का मतलब है कि nवीं इकाई से प्राप्त उपयोगिता। तो जितनी उसकी इकाइयों से उपयोगिता मिलती है उसको आप जोड़ लें। इस तरह वस्तुओं की इकाइयों को लगातार उपभोग करने से कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है। देखो इसमें दो चीज़ है, उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार करोगे तो एक बिंदु तक बढ़ेगी, और ये प्राय घटती हुई दर से फिर एक बिंदु पर ये अधिकतम हो जाती है। देखो ये बढ़ती है और घटती हुई दर से बढ़ती है और फिर अधिकतम होती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम संतोष, पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो ये आपका जो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु वहाँ होता है जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और यदि उपभोक्ता को अधिकतम संतोष के बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपभोग जारी रखने के लिए बाध्य किया जाए तो उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है। यहाँ समझ लीजिए, आप जैसे भोजन करने बैठते हैं, पहली रोटी आपको बहुत ज़्यादा उपयोगिता देती है, दूसरी रोटी लेंगे तो उपयोगिता उतनी, यानी रोटी अपने को इतनी मीठी नहीं लगती है जितनी पहले लगी। तीसरी रोटी लेंगे तो उससे भी उसकी उपयोगिता कम, और अपन मेरे हिसाब से चौथी रोटी में फुल हो जाएंगे। तो चौथी रोटी की उपयोगिता फुल हो गया। अब कोई अब जबरदस्ती करे एक रोटी और परोस देवे पांचवी, तो अपने को उल्टी हो सकती है, तो ये माइनस भी हो सकती है, कहने का मतलब है। तो ये अपनों को इस प्रकार ध्यान रखना है। सीमांत उपयोगिता, तो ऐसे किसी वस्तु का अगर आप निरंतर उपभोग करोगे तो उसकी उपयोगिता घटेगी। अब कोई भी आप, ये जो सिद्धांत है ये राजनीति में भी चलता है, समाज में भी चलता है, आर्थिक जगत में भी चलता है। आप किसी भी चीज का निरंतर उपभोग करोगे तो उसकी उपयोगिता घटेगी। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, MU किसे कहते हैं? किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी एक निर्धारित समय है और किसी उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु का वो प्रयोग करता है उसकी एक अतिरिक्त इकाई ले, अतिरिक्त इकाई लेने से उसकी जो कुल उपयोगिता में क्या अतिरिक्त परिवर्तन हुआ वो उसका सीमांत उपयोगिता है। इसमें अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर माना जाता है। जैसे अपन रोटी लेते हैं, रोटी के साथ सब्जी आती है, सब्जी को स्थिर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज है। संकेतों रूप में मार्जिनल यूटिलिटी MUN, तो TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी जो अभी इकाई है उससे पहले वाली इकाई ये घटा लेते हैं तो आपकी सीमांत उपयोगिता आ जाती है। nवीं इकाई सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है तो nवीं इकाई की कुल उपयोगिता और N-1 इकाई की कुल उपयोगिता, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर। सीमांत उपयोगिता में एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का मतलब कमी वृद्धि कर दो, उसको घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, दोनों से ही आ सकता है। कमी परिवर्तन का कुल प्रभाव, सीमांत जो कुल प्रभाव देखा जाता है सीमांत उपयोगिता यही बताती है। एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का कुल प्रभाव देखा जाता है। यदि उपभोग में परिवर्तन एक इकाई से ज़्यादा होने पर सीमांत उपयोगिता गणना निम्न प्रकार से होती है। तो ये अपन इस प्रकार ज्ञात करने का ये गणितीय सूत्र है। एक तो वो हो गया MUN इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। इसका मतलब है कुल उपभोग में परिवर्तन बटा उपभोग की मात्रा में परिवर्तन। अपन इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे ये ढाल का सूचक है। अपन देखते हैं ना स्लोप ऑफ कर्व का जब ढाल ज्ञात करते हैं तो tan थीटा का प्रयोग करते हैं, लंब अपॉन आधार। तो ये इस प्रकार ही है। यहाँ पर डेल्टा परिवर्तन का सूचक है, Q उपभोग मात्रा है। कुल उपयोगिता
वस्तु की सभी इकाई प्राप्त सीमांत उपयोगिता योग के भी बराबर होती है। अब अगर अपन को सब सीमांत उपयोगिता जोड़ लो, कुल उपयोगिता आ जाएगी, यानी TUN इज इक्वल टू सिग्मा MU। यहाँ पर सिग्मा का मतलब जोड़ है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को रेखा चित्र व तालिका से समझाइए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध है, मोटा मोटी 3 संबंध है, और ये आपको एकदम अच्छे ढंग से आ जाएंगे। पहला यह है कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये ध्यान कर लें। जहां पर TU मैक्सिमम है वहां MU 0 है। इस बिंदु को उपभोक्ता का संतृप्ति बिंदु कहते हैं। सेचुरेशन पॉइंट, सेटिटी पॉइंट, अधिकतम संतोष का बिंदु, संतुष्टि बिंदु, रेखा चित्र में इसको E बिंदु दर्शाया गया है। इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता, इससे पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और इसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। इससे पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। कहने का मतलब है कि कुल उपयोगिता, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता गिर रही होती है। संतृप्ति बिंदु के आगे भी यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये सारणी देखें आप लोग, बहुत अच्छी सारणी है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के संबंध को। तो देखिए आप, जैसे केड़ा है, कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है कुल उपयोगिता कुछ नहीं है, सीमांत उपयोगिता होना ही नहीं है सवाल। अब जैसे केड़े की एक मात्रा ले, पहला केड़ा हमें 10 उपयोगिता देता है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई कि 10, इसमें से पहली इकाई 1 इकाई घटाओ, 0 इकाई थी, 10 - 0 घटाया तो इसकी सीमांत उपयोगिता 10 हो गई। अब देखिए दूसरी इकाई लेते हैं। अब केड़ा है वो अपने को, केड़े की 2 मात्रा ली हमने तो 16 अपने को यूटिल्स मिलती है उपयोगिता। इसका मतलब हो गया दूसरी इकाई की कितनी मिली, पहले की 10 मिली और कुल दोनों की 16 मिल रही, तो 200 कितनी हो गई, 16 - 10, तो सीमांत उपयोगिता इसकी 6 मिली। इस प्रकार 3 केड़े लेते हैं तो कुल उपयोगिता 20 होती है। तो अब इसकी कितनी हो गई, 20 - 16, इसकी 4 हो गई। 4 केड़े लेते हैं तो 22 होती है। 22 - 20, इसकी सीमांत उपयोगिता, पहले वाला घटा दो, कहने का मतलब 2 हो गई। 5 केड़े लेते हैं तो ही 22 है, देख लो यहाँ। लेकिन सीमांत उपयोगिता 4 पर 0 नहीं है, सीमांत उपयोगिता 5 पर 0 है। 6 केड़े लेते हैं तो इसका मतलब है कुल उपयोगिता घट रही है, 20 हो रही है। अब सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, माइनस हो गई। ये 3 चीज़ें आ गई। पहले में जब अपन देखते हैं 4 इकाई केड़े लेते हैं, सीमांत उपयोगिता घट रही है परंतु धनात्मक है, इसलिए कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है और वृद्धि घटती हुई दर से हो रही है। 5 नंबर बात आती है, कुल उपयोगिता अधिकतम है, सीमांत उपयोगिता 0 है। ये उपभोक्ता की संतृप्ति का बिंदु है, संतुष्टि का बिंदु है, यही उपभोक्ता संतुलन है। बस इस दृष्टिकोण के अनुसार यही संतुलन होता है। और 6 अगर लेते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। अब इसका एकदम इसी को, कुल उपयोगिता और केड़े की मात्रा को रेखा चित्र से अपन डायग्राम बनाते हैं एक्स एक्स और वाई एक्स लेकर के। तो इसके अंदर एक तरफ केड़े की मात्रा और एक तरफ, इसमें दोनों ही एक्स एक्स लिख दिए, इसको ऊपर वाई कर लें, नीचे वाला एक्स है। तो ये इस पर पैमाना लेकर के एकदम सिस्टमेटिक बनाएं तो ये कुल उपयोगिता वक्र हो गया। नीचे वाला उसी सेम ही रखें, नीचे वाला MU बताएं, तो आपका दोनों ही वही सिस्टम बनेगा, या एक चित्र में बना सकते हैं। तो वो जहाँ 5 इकाई पर ये अधिकतम है, ये 0 है, तो ये आपका MU हो गया। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सब जगह लागू होता है। आप भोजन ले लो, जो आदमी बादाम खाते हैं उनको मिर्ची अच्छी लगती है, जो मिर्ची खाते हैं उनको बादाम अच्छी लगती है। कहने का मतलब आप हलवा खाओ, मिठाई खाओ, लेकिन आप उसकी उपयोगिता नेक्स्ट लेते हैं तो आपको उसकी उपयोगिता घट जाएगी। राजनीति में हैं वो संन्यास लेने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि वहाँ उपयोगिता उनकी जीरो हो गई, माइनस में चल रहा है मामला। जो सन्यासी है वो देख रहे हैं हम राजनीति में आ जाएं, क्योंकि वहाँ उसकी भजन करते करते मामला उनका मामला शून्य की ओर हो गया। आप इस संसार की किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर उपभोग करिए, उपयोग करिए, तो आपको मिलने वाली संतुष्टि है वो गिरेगी, घटेगी। संतुष्टि बिंदु आएगा, माइनस भी हो सकती है प्रयोग ज्यादा। अब अगला प्रश्न आता है, हरमेन हेनरी गोसेन, एच गोसेन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? अब यह बात आती है, एक हरमेन हेनरी गोसेन हुए जो अपने जिन्होंने एक सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया। इसलिए इस सिद्धांत को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम की विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने की। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, यह सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 100% गिरेगी, ह्रासमान होगी। अब इसका प्रतिपादन 1854 में हरमेन हेनरी गोसेन ने किया, एच गोसेन, हरमेन हेनरी गोसेन ने किया, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। और इसकी विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। गोसेन का दूसरा नियम किस नाम से जाना जाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम को कई और नामों से जाना जाता है। अब ये बात आती है कि उपभोक्ता का जब संतुलन होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, तो आय को इस प्रकार खर्च करता है, उपभोक्ता की जो आय है वो उसको इस प्रकार खर्च करता है कि उसको मिलने वाली अंतिम जो उपयोगिता वो सभी वस्तुओं से समान मिले। तो कहने का मतलब है ये जो सिद्धांत है समसीमांत उपयोगिता, कई नाम है इसके, तो इसको गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, इसको आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं, और इसको अधिकतम संतोष का नियम भी कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये आपके 2 नंबर के आ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को समझाइए, ये नियम क्या है? तो बहुत अच्छा नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को समझाइए। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम एक सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि ये सब स्थानों पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि भारत में काम करेगा, अमेरिका में नहीं करेगा, ये सब जगह करेगा। ये सार्वकालिक है, ये हर समय भी काम करता है, ये मैन टू मैन काम करेगा, सब पर काम करेगा। ये नियम उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत इकाइयां उपयोगिता उत्तरोत्तर गिरती जाती है, घटती। सीधी सीधी बात है कि अगर आप किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करेंगे तो उससे जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है वो आपको घटती हुई मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई सी जगह जाते हैं, भोजन करने ही जाते हैं, और वहाँ मिठाइयाँ हैं, तो देखते हैं चाहे किसी एज का कैसा भी आदमी हो, पहले सबसे ज़्यादा मिठाई लेगा, और बाद में तो कुछ लोग झूठा छोड़ देते हैं, दूसरे लेते ही नहीं है। कारण क्या है कि वो उसकी उपयोगिता ह्रासमान हो गया मामला। मार्शल के अनुसार तो इसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज ले, उससे आपको मिलने वाली अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता वो गिरेगी। ये भोजन का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इससे थोड़ा समझ में आसानी रहती है। मार्शल के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक व्यक्ति से कम होती जाती है। तो ये परिभाषा हो गई। उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो अतिरिक्त इकाइयां उसके लिए कम उपयोगी होने लगती है। अगर ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है तो एक स्थिति आती है जब उपभोक्ता को उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुछ भी संतोष नहीं मिलता, यानी उसको जीरो हो गया। अगर उपभोक्ता इस स्थिति के बाद भी उस वस्तु का उपयोग जारी रखता है उपभोग, तो उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। बस यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि
अगर किसी वस्तु का निरंतर उपभोग जारी रखते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो निरंतर घटता जाता है, जीरो हो जाता है, माइनस भी हो जाता है। अब ये मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि उपभोक्ता का व्यवहार है वो विवेकशील है, अर्थात उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। आर्थिक व्यक्ति के बारे में अपन ने पार्ट नंबर 3 में जिक्र किया था कि आर्थिक सिद्धांत आर्थिक व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी ये सिद्धांत भिखारियों पर लागू नहीं होते, साधुओं पर लागू नहीं होते, ये सन्यासियों पर लागू नहीं होते। आर्थिक व्यक्ति होना जरूरी है। उपयोगिता मापनीय है और उसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। उपभोग की गई वस्तु की इकाइयां उचित आकार और गुणों की दृष्टि से समरूप, जैसे अपन भोजन करते हैं तो उसकी जो रोटी है वो पर्याप्त आकार की होती है और उसकी इकाइयां समरूप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी को छोटे ऐसा कुछ पर्याप्त इकाई में नहीं दे। किसी को पानी पिलाना है और आप बूंद बूंद पिला रहे हैं तो उससे उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर इकाई नहीं है। उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होना जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं है एक घंटे बाद 2 घंटे बाद या कंटिन्यूटी नहीं है तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता की आय बदल गई, मामला बदल सकता है, आदतें बदल गई, रुचि बदल गई, फैशन बदल गई, तो टाइम बदल गया तो ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अन्य बातें हैं, ये स्थिर माना गया है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब नियम के लागू होने के क्या कारण? प्रोफेसर बोल्टिंग के अनुसार ये नियम 2 कारणों से लागू होता है। अब ये जो सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होने के कारण क्या है? ये लागू इसलिए होता है कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न है। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब है कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, कोई वस्तु उसके बराबर एक जैसी है ही नहीं। जैसे अपन रोटी लेते हैं तो उस पहली 2 रोटियों में भी फर्क हो सकता है। इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। ऑल वांट्स आर सेटिबल। हम किसी वस्तु का उपभोग कितना ही बढ़ाएं, एक स्तर के बाद उसका उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे एक बिंदु के बाद नमक का उपयोग बंद करना होता है। कहने का मतलब एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब नमक कितना है? ये खारा है लेकिन इसका स्वाद मीठा है, लेकिन इसको भी एक सीमा के बाद हमें उसका उपयोग बंद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसके लागू होने के 2 कारण हैं। विभिन्न वस्तु एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता, जैसे अपन 2 वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उतनी उसकी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। हम किसी वस्तु का कितना ही उपभोग बढ़ाएं, एक स्तर के बाद उसका उपभोग बढ़ाया नहीं जा सकता। और इसका चित्र है, ये तालिका और चित्र अर्थशास्त्र में बनाने होते हैं, इनके नंबर होते हैं। तो इसका पेंसिल और स्केल और पैमाने से एकदम ये इसमें x लिख रखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऊपर जो है कुल उपयोगिता y करें, x की जगह y करें, इधर x करें, ये केले की मात्रा बढ़ा रहे हैं कुल उपयोगिता और ये सीमांत उपयोगिता। अब वो नियम का महत्व क्या है? उपयोगिता ह्रासमान नियम द्वारा मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की व्युत्पत्ति होती है। यानी इसी सिद्धांत के अनुसार मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम यही होता है कि जैसे वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। तो कहने का मतलब है वो वस्तु की तब बढ़ाएगा जब उसको कम कीमत पर मिले। कम कीमत देने का मतलब है कि उसको संतुष्टि कम मिल रही है। आदमी यानी उपभोक्ता एक वस्तु की कीमत कितनी देता है? कीमत उतनी देता है जितनी उसको संतुष्टि मिलती है उससे। जैसे हम पहली रोटी की अगर कोई मांगे कि इसके 15 रुपये देना, 15 दे देते हैं। दूसरी रोटी 15 वहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरी रोटी अपने उपयोगिता कम, दूसरी रोटी अपन 12 रुपये में लेंगे, तीसरी 10 में लेंगे। ये इस प्रकार का होता है। तो ये मांग का नियम इस पर लागू होता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्युत्पत्ति होती है। इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं
तो उसमें किया जाता है। धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीब के लिए अधिक होती है। अपन देखते हैं धनवान के अगर पैसा है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है और गरीब के लिए ज्यादा होती है। तो सार्वजनिक वित्त में क्या करते हैं, अमीरों पर टैक्स लगाओ ज्यादा और उस राशि को गरीबों पर खर्च कर दो। तो टैक्स लगाने से दुख होता है और खर्च करते हैं तो सुख होता है। तो अमीर को जितना दुख होगा वो तो कम होगा क्योंकि उसके पास पैसे की उपयोगिता कम है, और गरीब के पैसे की ज़्यादा है। जैसे उसके ऊपर 10 का टैक्स लगाया, अमीर पर 10 रुपये गरीबों बांटे, तो गरीब को जो संतुष्टि मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, अमीर को जो दुख होगा वो कम होगा। तो सार्वजनिक वित्त में भी काम आता है। इस नियम की सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई। इसके अनुसार पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है वो काफ़ी सस्ता है, जबकि हीरा जो कि जीवन के लिए आवश्यक नहीं काफ़ी। यह हीरा पानी विरोधाभास, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये कहता है कि पानी जीवन है, जल ही जीवन है। जल जीवन के लिए आवश्यक होने के बावजूद भी फ्री मिलता है। कारण क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसका निरंतर उपयोग करते हैं तो इससे मिलने वाली संतुष्टि है वो जीरो हो जाती है। इसकी अधिकतम उपयोगिता फुल रहती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होता है, जीरो के पास रहती है। सीमांत उपयोगिता जीरो के पास रहती है। सीमांत उपयोगिता के बराबर ही वस्तु को कीमत मिलती है। जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है उसको कीमत ज़्यादा मिलती है, जिसकी जीरो होती है। तो इसलिए हीरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हीरे की अपन काम ही नहीं लेते हैं तो उसकी उपयोगिता वो अधिकतम रहती है। इसका मतलब कीमत उसकी ज़्यादा रहती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये इसका महत्व है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की मान्यता समझाई। तो ये इसमें अपन उपभोक्ता विवेकशील माना गया आर्थिक व्यक्ति होता है, ये मानना उपभोक्ता को। उपयोगिता मापनीय मुद्रा में माप किया जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्तर माना गया है। उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार और गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि, फैशन इत्यादि दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होती, ये आपके रहना जरूरी है। जैसे किसी आय बदल गई, आदत बदल गई तो वो उस वस्तु का प्रयोग ही छोड़ सकता है। आदत बदल गई, रुचि बदल गई, फैशन बदल गई तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो ये अपने को ये अन्य बातें हैं, ये ध्यान रखना है। सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने के क्या कारण है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान लागू होने के दो कारण हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग दो कारण बताए थे। बोल्डिंग कि एक तो है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। वस्तुओं में अपूर्ण स्थानापन्न होता है। और दूसरी है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। ऑल वांट्स आर सैटिस्फाइबल्स। हम किसी भी वस्तु का उपभोग कितना ही बढ़ाए, एक स्तर के बाद उसका उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बढ़ा। जैसे नमक है, एक के बाद बंद करना पड़ता है। अब सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। ये 4 नंबर का आ सकता है तो अलग से हो गया ये। तो इसका ये है कि इसके द्वारा मांग का नियम है, सीमांत उपयोगिता नियम है, इसकी उत्पत्ति होती है। ये सार्वजनिक वित्त में काम आता है। धनवानों पर टैक्स लगाओ और गरीबों पर खर्च करो, ये बहुत अच्छी बात है, कल्याण में काम आता है ये। और इससे हीरा पानी विरोधाभास समझने में बहुत बड़ा, लोग हीरे को मानते थे कि हीरा बड़ा है और पानी उपयोगिता किसकी ज़्यादा है, उपयोगिता पानी की ज़्यादा है, हीरे की उपयोगिता नहीं है। हीरे की उपयोगिता कम है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है। जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है उसकी सीमांत उपयोगिता 0 है। लेकिन वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता से निर्धारित नहीं होती। वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होने के कारण पानी की चूँकि सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, इसलिए पानी अपन को फ्री मिलता है। संसार मैं कह रहा हूँ पानी फ्री मिलता है, हवा फ्री मिलती है श्वास लेने के लिए, प्रकाश फ्री मिलता है। क्यों कि ये अधिकतम मिलते हैं, तो इसकी सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और हीरे की आवश्यकता नहीं है, उसकी कुल उपयोगिता कम है, लेकिन सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होने के कारण उसकी कीमत है वो ज़्यादा है। हीरा पानी विरोधाभास को समझाइए। वाटर डायमंड पैराडॉक्स। हीरा पानी विरोधाभास को समझने के लिए पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी कुल उपयोगिता हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से ज़्यादा होती है,
जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। चूंकि हम पानी बहुतायत में प्रयोग करते हैं, अतः पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होती है। अतः पानी की इस अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत ही कम कीमत देने के लिए उद्यत रहते हैं। चूंकि पानी की सब इकाइयाँ एक जैसी होती है, समरूप होती है, अतः पानी की दूसरी अन्य इकाइयों के लिए भी हम कम कीमत चुकाते हैं। इसलिए हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है, जबकि हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है। अतः हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है। अतः इस हीरे की अंतिम इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहली थी, इसको सुलझा दिया इस